Hey, good morning. This is Sakshi. Today is 15th April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start reading. The first article can surely be skipped. This is an unfortunate article, like protests has been going on in West Bengal against the Waqf Act which has been passed by Lok Sabha and Rajya Sabha. So yes, this is a very unfortunate news, but we can skip this because we are here for doing GK. This one, this person right here, his name is Mehul Choksi and he is a fugitive diamond businessman. I hope you know the meaning of fugitive. Fugitive means wanted or somebody who has escaped. तो ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया से भाग चुके हैं. कहाँ पे? बेल्जियम में है ये फ़िलहाल और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया बेल्जियम में. और इंडिया इज़ सीकिंग हिज एक्स्ट्राडिशन कि उन्हें बेल्जियम से इंडिया भेज दिया जाए फॉर जुडिशल जो भी प्रोसेस इनका होने वाला है. तो अब देख सकते हैं ये एक फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड इन्होंने कमिट किया है पंजाब नेशनल बैंक में, वो भी 13,578 करोड़ रुपीज़ का. तो दिस इज़ इट. ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, मेहुल चौकसी नाम याद रख सकते हैं. हमारे काम की जो न्यूज़ है वो ये है, काफ़ी ज़्यादा काम किया एक्चुअली. तो तेलंगाना जो है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स. ओके, तो अगर आपको याद हो तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी इन द फेवर ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है जो कि होमोजेनस नहीं है. मतलब सारे लोग उसमें सेम टाइप के नहीं हैं. कुछ लोग ज़्यादा ऑप्रेस्ड हैं, कुछ लोग जो हैं एटलीस्ट वो मिडिल क्लास, एटलीस्ट वो बेसिक खुद को मेंटेन कर पा रहे हैं. तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है इट इज़ नॉट अ होमोजेनस ग्रुप, इट इज़ अ हेट्रोजेनस ग्रुप. और इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, इट वुड बी मोर फ्रूटफुल अगर हम लोग उन्हें सब कैटेगराइजेशन कर दें उनका. तो ऐसे क्या होगा कि जो लोग ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, जो लोग ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको हम लोग रिजर्वेशंस प्रोवाइड करेंगे और उनको हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि थोड़ा मेन स्ट्रीम में उन्हें लाया जाए. तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का. अभी तो तेलंगाना जो है वो पहला स्टेट बन चुका है जिसने नोटिफाई कर दिया है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट्स का सब कैटेगराइजेशन कर रहा है. सो दिस इज़ इट. बाकी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ, अब हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि 90 डेज़ का पॉज लिया है टैरिफ्स पे. तो अब स्टॉक मार्केट्स वगैरह जो हैं वो सब हमें थोड़ा बेटर कंडीशंस में आते हुए दिख रहे हैं. देखिए लिखा है स्टॉक मार्केट्स ऑन मंडे वेलकम्ड यूएस गवर्नमेंट का जो भी टैरिफ एक्सेप्शन हुआ उसे वेलकम किया, यानी कि अभी ठीक चल रहा है थोड़ा स्टॉक मार्केट. बाकी ये यूपी सरकार का एक स्कीम है ज़ीरो पॉवर्टी का. तो यस्टरडे इट वाज अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती होता है. ये आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि मैंने अभी कल ही देखा है कि CUET के पेपर में भी PYQ है जिसमें ये आया हुआ है 14 अप्रैल को. तो ऐसा कुछ दिन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. UN डे हो गया. मैं ट्राई करूँगी कि एक इम्पॉर्टेंट डेज़ वाले पे भी वीडियो बना दूँ उस टॉपिक पर हाँ ऐसा है. तो ये जो नो पॉवर्टी वाला जो स्कीम है ये बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स को अबव द पॉवर्टी लाइन लाने का ट्राई करता है. तो अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर यूपी सरकार ने यही किया है कि अब उसका नाम चेंज करेंगे और BR अम्बेडकर जी पे उनका नाम रखा जाएगा, उनसे रिलेटेड कुछ. यहाँ पे एक ये हमें दिख रहा है कि ममता बनर्जी यानी कि CM ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या किया है, स्काई वॉक ओपन इनॉग्रेट किया है टू काली घाट टेम्पल. और कोलकाता का लॉन्गेस्ट है ये. तो लॉन्गेस्ट सी वॉक इन कोलकाता, इसको इनॉग्रेट किया गया. कनेक्ट करेगा SP मुखर्जी रोड. तो ठीक है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक है, पर क्योंकि ये कोलकाता का लॉन्गेस्ट सी वॉक है तो इसका इम्पोर्टेंस जो है वो रिलेटिवली थोड़ा घट चुका है. अगर ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी वॉक होता ना तो फिर ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता. बट सिंस इट इज़ नॉट, इट्स इम्पोर्टेंस हैज़ बीन रिलेटिवली डिक्रीज्ड. But you can surely keep this in mind. By the way, a sea walk
इज़ अ टाइप ऑफ पेडेस्ट्रियन ब्रिज, मतलब चलने के लिए ही काम आता है ये। सो दैट वाज इट। इसके अलावा ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था कि आरबीआई ने 6% कर दिया है रेपो रेट को, तो ये चीज़ जो है कैसे इम्पैक्ट डाल सकती है, लोन्स जो वो चीपर हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने समझाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसी के बारे में वो था। बाकी एक मैंने यहाँ पे फैक्ट ऐड कर दिया है कि अब जैसे बी आर अम्बेडकर जी का जयंती था यस्टरडे, तो दादर में देर इज़ दिस प्लेस नोन एज चैत्य भूमि। तो दिस प्लेस इज़ हिज this place is related to his cremation. Okay, his cremation has been performed there. So this is a very famous place related to B.R. Ambedkar's life. इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया था। बाकी हियर आई कैन सी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको अभी इसका प्रेजेंट का चेयरमैन बोलते हैं गेस, हाँ, तो ASI का प्रेजेंट का चेयरमैन पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट भी पता होना चाहिए। इसके अलावा भी क्या हुआ है कि द्वारका में भी ये लोग फर्दर एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू नो द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द साइट। इसका एक्सकेवेशन वगैरह जितना भी एक्सप्लोरेशन है अंडर वाटर जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये शुरू हुआ था 2007 में, जब द्वारिकाधीश टेम्पल के नॉर्दर्न गेट के पास से एक्सकेवेशन करना पता, तो हमें क्या हुआ था कि द्वारकाधीश टेम्पल है, आपको पता होगा सनातन धर्म में बेसिकली जो है क्या होता है कि 4 धाम होते हैं। नॉर्थ में केदारनाथ, बद्रीनाथ, ईस्ट में हमारा उड़ीसा में आ जाता है जगन्नाथ जी का पुरी, और वेस्ट में हमारा आ जाता है ये द्वारिकाधीश द्वारका, और साउथ में रामेश्वरम आ जाता है। तो उसी में से 4 धाम में से एक धाम है ये द्वारका वेस्ट वाला। तो द्वारिकाधीश जो टेम्पल है उसी के नॉर्दर्न गेट्स में एक बार 2007 में एक्सकेवेशन किया गया, और अंडर वाटर गेस व्हाट, पूरा ये एक डूबा हुआ राज्य हमें देखने को मिला, महल वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। तो बस उसी के लिए फर्दर एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं द्वारका में। और यू शुड नो वन थिंग कि अब जैसे ये हमारा इंडिया है, ये तो कुछ बहुत ही ख़राब बन गया बट कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ऐसे साइड में सबसे बहुत ज़्यादा कोने में है द्वारका, ठीक है, अरेबियन सी से बिल्कुल कनेक्टेड। तो यहाँ पे मेन लैंड पे उसको ओखा बोलते हैं, ओखा में साइड में जगह है द्वारका बोलते हैं। और द्वारका के भी आगे एक छोटा सा आइलैंड है, आप अगर द्वारका घूमने जाएंगे तो वहाँ पे द्वारका आप विज़िट करेंगे पहले, और उसके बाद जब आपको बेट द्वारका जाना होगा तो आपको एक क्या उसे बोलते हैं, फरी या फिर पता नहीं कुछ तो बोलते हैं उसे ले करके जाया जाता है बेट द्वारका, वो एक आइलैंड है, दूसरा आइलैंड, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हाँ, ये चीज़ है। बाकी मैंने यहाँ पे एक फैक्ट ऐड कर दिया है कि सुदर्शन सेतु ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, और ये मेनलैंड ओखा को कनेक्ट करता है बेट द्वारका से। आइलैंड, बेट द्वारका इज़ आइलैंड, और द्वारका जो है वो हमारे मेनलैंड में है यहाँ पे। और ये टोटल चीज़ जो ये गुजरात में लाई करता है, यू शुड नो दैट। उसके अलावा इस साल का खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी 2025 का वो ऑर्गेनाइज़ हो रहा है बिहार में। तो बिहार के CM नीतीश कुमार ने इस गेम का लोगो और मैस्कट जो है वो अनवील किया है। तो मैस्कट का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है गज सिम्हा, मीन्स एलिफेंट प्लस लायन। तो ये पाला डायनेस्टी से कुछ लिया गया, इस ये बिहार का सिग्निफिकेंस बता रहा है एक तरह से। तो हाँ, ये चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग अब आ गए हैं एडिटोरियल्स पे। फर्स्ट लेट मी टेल यू कि ये वाला एडिटोरियल नहीं पढ़ना है और ये वाला एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू इंडिया। हम लोग को दिख रहा है सीरिया, चाइना, हमारा कोई काम नहीं है इसमें, तो इसे स्किप कर सकते हैं आराम से। नाउ लेट मी टेल यू इन ब्रीफ कि इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें जो राइटर है ना, हिस्ट्री एज अ बैटल फील्ड, मतलब हिस्ट्री पे क्या बैटल चल रहा है आजकल उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मार्च 2025 में क्या हुआ था कि
एक ऐसा वेव चला था टेक्स्ट बुक रिविजन्स का कि टेक्स्ट बुक को रिवाइज़ किया जा रहा था और कुछ कुछ ऐसे फिगर्स सच एज बाबर हो गए, औरंगज़ेब हो गए, उन्हें ओमिट किया जा रहा था, मतलब उनके बारे में हटाया जा रहा था बुक्स में से। तो ये एक चीज़ है, उसी के बारे में, उसी के इन रेफरेंस टू दैट ही हैज़ रिटन दिस आर्टिकल। तो वही ये कह रहे हैं कि व्हेन हिस्ट्री बिकम्स अ बैटल ग्राउंड फॉर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के बारे में बैटल ग्राउंड इतिहास जब बन जाता है, रैदर देन अ सोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतिहास क्या है, हम लोग इतिहास, हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि पास्ट में हमारे रूलर्स ने या फिर जो भी है पास्ट में क्या एक्शंस हुए, उसके पीछे के क्या कॉजेज़ थे, उसके क्या आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए, हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ सकें, हम लोग समझ सकें, इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग रिफ्लेक्ट करें उन चीज़ों पे। तो जब अपने ये मेन मोटिव यानी कि रिफ्लेक्शन से हट करके जब हिस्ट्री को एक बैटल ग्राउंड बना दिया जाता है आइडियोलॉजी का, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी फ्रैक्चर होता है और उसमें हेट्रेड बढ़ती है, हिंसा आती है, लोगों में घृणा पैदा होती है एक दूसरे की तरफ। तो वही है, हिस्ट्री को आजकल वेपनाइज किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ रिविजनिज्म, एज वी कॉल इट। रिवीजन कह रहे हैं लोग कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। तो बस यही इनका कहना है कि ये जो है एक रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इससे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही हैं बिटवीन रिलीजन्स एंड व्हाट नॉट। तो यही कहना है हमारे राइटर का। इनका कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रिविजनिस्ट हिस्ट्री और हिस्टोरिकल रीइंटरप्रिटेशन में अंतर समझें। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये अंतर क्या बताना चाह रहे हैं। पहला है रीइंटरप्रिटेशन, मतलब इनका कहना है कि रीइंटरप्रिटेशन इज़ राइट, ये कर सकते हैं, ये एक लेजिटिमेट एकेडमिक एक्सरसाइज है। तो मतलब एकेडमिक पर्पस से कोई एक चीज़ हुई है पास्ट में, हिस्ट्री में, वो चीज़ सेम है, वो जो एक्शन हुआ वो चीज़ सेम है, हम लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हैं, बस उसका अंडरस्टैंडिंग चेंज कर रहे हैं, दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं उस चीज़ को हम लोग, उस चीज़ को रीइंटरप्रिटेशन कहा जाता है। और ये जो है ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, ये करना चाहिए, इट इज़ एन एकेडमिक एक्सरसाइज। पर ये जो रिविजनिस्ट हिस्ट्री है, मतलब कि पास्ट को रीइंटरप्रिटेट करना आज के प्रेजेंट डे के पॉलिटिकल एजेंडाज़ को जस्टिफाइड दिखाने के लिए, तो ये सही चीज़ नहीं है कि पास्ट में जो हुआ है हम लोग उसे कुछ अपने ही तरीके से कुछ नया बना के बता रहे हैं टू सेटल आवर पॉलिटिकल स्कोर्स। इट इज़ नॉट राइट। यानी कि आप लोग पास्ट को रीइंटरप्रेट करें, बट इफ़ इट इज़ फॉर एन एकेडमिक पर्पस देन इट इज़ राइट, इफ़ इट इज़ फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस देन इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो बस यही कहना है राइटर का कि हिस्ट्री को अपने मन से चेंज किया जा रहा है और उसके बेसिस पे जो है लड़ाइयाँ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। बस यही कहना था। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये हमें बिल दिख रहा है, बोल रहे हैं, हम सो सॉरी, आर्टिकल दिख रहा है। इट्स अबाउट बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये RTI और डेटा प्रोटेक्शन। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि KS पुत्तुस्वामी जजमेंट है एक 2017 का। ये लॉ से रिलेटेड हर एक आदमी जानता है, नॉट ओनली लॉ से रिलेटेड बट बहुत ही फेमस जजमेंट है। KS पुत्तुस्वामी जजमेंट हो गया, केशवानंदा भारती केस हो गया, उसके अलावा श्रेया सिंघल हो गया। ये सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि हर कोई पढ़ता है। तो KS पुत्तुस्वामी में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, कि हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो बस यही एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसका एक इसी के बेसिस पे RTI एक्ट लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। तो उसका ये है सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज J, तो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये क्या कहता है, इसे समझिए एक बार। ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, टू विद होल्ड इन्फॉर्मेशन। अब विद होल्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है, विद होल्ड मतलब अपने पास रखना, मतलब गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप कोई सा भी इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने पास रखिए और उसे पब्लिक में रिलीज़ मत कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है, प्रोवाइडेड कि उसका डिस्क्लोजर जो है ना, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब
चलिए कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, उसमें कितने पेशेंट्स हैं हार्ट के, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये गवर्नमेंट के पास है, इसने अपने पास विद होल्ड किया, प्राइवेट में नहीं बताया किसी, मतलब पब्लिक में किसी को भी नहीं बताया। तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट अपने पास सिर्फ तब तक प्राइवेटली रख सकती है जब तक ऐसा ज़रूरत पैदा ना हो कि इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को बताना, डिस्क्लोज करना ज़रूरत बन जाए हमारी, है ना। सिर्फ तब तक अपने पास रख सकती है। जिस वक्त ये चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाएगा उस वक्त गवर्नमेंट किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने पास तक सीमित नहीं रख पाएगी, उसे पब्लिक में डिस्क्लोज करना होगा, बिकॉज दिस इज़ अ डेमोक्रेसी एंड यहाँ पे पीपल आर द रूलर। तो इसलिए ये RTI एक्ट का वो सेक्शन 8 के अंदर में बात की गई है। अब क्या हुआ है कि ये सेक्शन 44 क्लॉज 3 ऑफ DPDP एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अलाउ किया जा रहा है गवर्नमेंट बॉडीज़ को टू सिंपली विद होल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट सेफ गार्ड प्रोविजंस। मतलब गवर्नमेंट जब तक चाहे और जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहे वो अपने पास रख सकता है। मतलब गवर्नमेंट को एक राइट दिया जा रहा है पब्लिक से चीज़ें छुपाने का, और यहाँ पे कोई भी ऐसे सेफ गार्ड की बात नहीं की गई है। अब जैसे RTI एक्ट उसमें बोला है ना, कल को अगर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट पे ऐसी नौबत आती है कि उसे कोई सा भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में डिस्क्लोज करना होगा तो वो करेगी। पर ये जो सेक्शन 44 है DPDP एक्ट का, ये अमेंड कर देता है RTI के उस सेक्शन को और गवर्नमेंट को पूरी छूट देता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहें और जब तक भी चाहें अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे अटेंशन दीजिए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरा कोई अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास तो वो जब तक चाहे अपने पास रख सकती है। तो हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। तो उसी पे आर्टिकल दिया गया, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। बाकी यहाँ पे स्पेस फ्लाइट सेफ्टी की बात की जा रही है। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, ये लोग अबाउट 9 मंथ के लिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहे थे। ये फंस गए थे एक्चुअली, जाके नासा के प्रोजेक्ट के अंडर में ये गए थे और वहीं जाके फंस गए थे। फिर काफ़ी मुश्किल से इन्हें वापस लाया गया, बट हाँ ये लोग सेफ़ हैं, ये लोग वापस आ चुके हैं। तो उसी से भी बहुत ज़्यादा जो है कॉन्वर्सेशंस स्ट्राइक हो गई हैं कि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को कैसे मेंटेन किया जाए, मतलब कैसे इंश्योर करें हम लोग उनकी सेफ्टी को। तो सिंस आवर वेरी ओन इसरो, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट लाइक दैट, जिसमें ह्यूमंस का, एस्ट्रोनॉट्स का इन्वॉल्वमेंट है, गगनयान मिशन। तो इसलिए इसरो के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी पे ध्यान दें। तो इसमें वही बताया गया कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी मेंटेन हो सके। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, 1967 में नासा का अपोलो 1 का क्रू मिशन जो था, उसमें क्या हुआ था, एक ट्रेजेडी हो गई और उसका जो क्रू कैप्सूल था, क्रू मीन्स लोग जो जा रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो कैप्सूल, वो जो था जहाँ पे वो लोग क्रू को रखा गया था, क्रू कैप्सूल जो था ना, वो क्या कहते हैं, इट कॉट फायर, आग लग गई उसमें। तो जितने भी क्रू के लोग थे वो सब मर गए। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। बट अगर ऐसा सिमिलर इंसिडेंट आज के वक्त में अगर अकर करता है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो जो क्रू हैं वो जल्दी से जल्दी उस एरिया को छोड़ के भाग सकें वहाँ से। तो इसलिए इमरजेंसी एग्जिट डिवाइस की नीड है। इन केस ऑफ लॉन्च व्हीकल मेल फंक्शन, तो उस केस में क्या होना चाहिए वो सब है। क्रू के एस्केप का सिस्टम होना चाहिए कि कुछ भी अगर गलत सही होता है ऊपर नीचे तो क्रू जो है वो एस्केप कर सके। तो उस बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का आई गेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, और इसके पीछे का सारा आपको पता होना चाहिए। जैसे गगनयान मिशन की बात चल रही है, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मिशन फॉर इंडिया, सिंस दिस इज़ आवर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इसरो का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। अब आप लोग बोलेंगे कि राकेश शर्मा हो गए, कल्पना चावला हो गई, वो लोग ऑन बोर्ड नासा के प्रोजेक्ट्स में गए थे वो लोग,
ये हमारा पहला इंडिया का प्रोजेक्ट है, सो दिस इज़ नेचुरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो गगनयान मिशन के बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही बता दिया है कि गगनयान मिशन जो है ये इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंडर में आता है। इसका जो लॉन्च व्हीकल होने वाला है वो होने वाला है ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3, या फिर इसे GSLV Mk3 भी बोला जाता था, बट इसे अब LVM-3 बोला जाता है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये नाम याद रखिएगा। अगर हम लोग गगनयान मिशन में सक्सेसफुल होते हैं, हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली 7 दिन के लिए, ये 7 दिन का क्रू मिशन जो है गगनयान के अंडर में वो 7 दिन का है। 7 दिन के लिए अगर हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं वहाँ पे, तो ऐसा करने वाले हम लोग 4th कंट्री बनेंगे आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। तो ये है, इसके अंडर में 4 गगनयात्री को सेलेक्ट किया गया है। लास्ट ईयर ही हुआ था ये। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला। तो ये चीज़ है। बाकी गगनयान मिशन जो है इसके अंडर में 3 सब मिशंस हैं। ओके, तो ये जो पहला है, पहले 2 जो है ये अनमैन्ड है, मतलब इसमें इंसान नहीं जाएंगे। पहला ये जो 2 है इसमें इंसान नहीं जाएंगे, ये ऐसे ही हैं। और इन दोनों में से किसी एक मिशन में भी मोस्ट प्रोबेबली सेकंड G2 जो मिशन होने वाला है उसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योममित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक ये ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट है। व्योम मीन्स स्पेस, मित्र मीन्स फ्रेंड, तो स्पेस फ्रेंड। तो उसे भेजा जाएगा, उस रोबोट को। उसके अलावा G3 जो सबसे लास्ट होगा, ये 2 अनमैन्ड मिशंस के बाद लास्ट जो होगा ये मैन्ड मिशन होगा। इसमें क्रू मेंबर्स जाएंगे, ये लोग जाएंगे। इसमें से भी किसी 3 को ही भेजा जाएगा। इनकी ट्रेनिंग चल रही है फ़िलहाल। और ये जो मैन्ड मिशन होगा ये 7 दिन का होगा। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हम लोग 4th कंट्री होंगे क्रू मिशन अपना कैरी फॉरवर्ड करने वाले। सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे स्टबल बर्निंग से रिलेटेड एक दिया हुआ है। स्टबल बर्निंग भी हमेशा ही चर्चा में रहता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है। स्टबल बर्निंग बेसिकली इसमें क्या होता है कि नवंबर के टाइम में, जैसे अभी खरीफ की खेती ख़त्म हुई, तो हमें पता है कि ठंड में रबी क्रॉप्स की खेती जो होती है वो शुरू होती है। तो उससे पहले ये पंजाब हरियाणा के फार्मर्स क्या करते हैं कि उनके खेत में जितने भी जो बचा घास फूस है या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है, उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, जला देते हैं। दे बर्न इट। और उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब वो सब जल जाता है तो उसका जो ऐश होता है उससे लैंड फर्टाइल होता है, तो उनको ये फ़ायदा होता है इससे। और वो ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके लिए एक चीपेस्ट मेथड है अपने खेत को अगली रबी की फसल के लिए तैयार करने के लिए। उनके पास ये चीपेस्ट मेथड है कि जो भी बचा खुचा दिख रहा है वेस्ट टाइप का, जिससे हमारा इनकम नहीं हो सकता है अब, तो उन सबको जला दो, तो उससे जो ऐश आएगा उससे ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी। पर एट व्हाट कॉस्ट? इससे क्या होता है कि हर साल दिल्ली में हम लोग देखते हैं इतना ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, ये यहीं का तो धुआं है, ये लोग जला रहे हैं और फिर पंजाब हरियाणा से उड़ करके ये दिल्ली आ रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है पैदा। तो यही चीज़ है, उससे ये डील किया गया। पर अब वो किसान भी मजबूर हैं, उनके लिए चीपेस्ट तरीका यही है, दे आर नॉट रिच जो वो कुछ कर सकें। तो बस उसी की बात की गई है। बाकी यहाँ पे एक और रिपोर्ट की बात की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि वेल्दी इंडियंस, जो भी इंडियंस अमीर होते हैं, वो अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं, मतलब जितना है उससे कम बताते हैं, सो दैट दे कैन अवॉइड टैक्सेस। सो दिस इज़ ऑल्सो इशू।